हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए हम मूल विधि को पढ़ रहे हैं और एक क्रमवार तरीके से मैंने आपको पढ़ाना चालू कर दिया है। डेली 7 बजे का टाइमिंग आपके लिए, आपकी मूल विधि की रिकॉर्डेड क्लास के लिए फिक्स किया गया है। थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी हो जाए तो उसको तकनीकी कारण मान करके आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी 7 बजे आपको डेली वीडियो इसमें मिल जाएगी। हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम को पढ़ रहे हैं और आज इसका लास्ट पार्ट मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। छोटी पर जानदार और कारगर वीडियोस जो राम जी पाठशाला की पहचान है, आपके समय और आपके बुद्धि के जो दर्द है, आपके सिर का जो दर्द है उसको कम करने के लिए ये वीडियोस रामबाण है। पिछली बार भी राम जी की पाठशाला ने क्या काम किया था, छोटी छोटी वीडियोस में भर भर के कंटेंट डाला था और बच्चों को उससे बहुत ज्यादा लाभ हुआ। पर साथ में आप लोग में से ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है तो बेल नोटिफिकेशन आपको जरूर ऑन कर लेना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बहुत जबरदस्त कंटेंट अब धीरे धीरे आपके समक्ष पहुंचने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिए और राम जी की पाठशाला का हौसला भी बढ़ाते रहिए। तो आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो प्रश्न आपका 100% बन सकता है अगर वो एग्जामिनर की निगाह में चढ़ गया, तो वो है दहेज प्रतिषेध अधिकारी, यानी कि डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। इसके बारे में हमको बात देखनी है, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसकी शक्तियां हैं और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, कौन इसको अपॉइंट करेगा। साथ में एक पॉइंट यहीं पर हम समझ लेंगे दहेज मृत्यु का। यद्यपि ये आईपीसी की धारा 304 बी यानी 304 ख से संबंधित है, परंतु अभी भी इसको एक मोटा मोटे तौर पर हम यहां पे समझ लेंगे कि दहेज मृत्यु क्या है और क्या नहीं है। साथ में जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसके संबंध में यदि शक्तियां बनानी है, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ इसमें बदलाव करने हैं, तो किसके पास ये अधिकार है। केंद्र सरकार के पास अधिकार है, राज्य सरकार के पास अधिकार है। अगर एक के पास है तो कितना है, दोनों के पास है तो कितना है, और क्या क्या है उसको हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। बिना देरी किए ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखना शुरू करिए। सबसे पहले तो इस धारा को आप मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिए। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से काफी सारे लोग कहते रहते हैं कि स्क्रीनशॉट हमको चाहिए। तो सेक्शन 8B क्या कहता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, है ना, सीधे बोलता है सेक्शन 8B ऑफ डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, है ना, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, यानी कि एक ऐसे आदमी की नियुक्ति की जाएगी जो दहेज के लेने देने में, उसकी मांग करने में, जो मतलब समाज में ये घटनाएं हो रही हैं कि मांग की जा रही है दहेज की, दहेज का लेन देन हो रहा है, उसके करार हो रहे हैं, उनको उसमें बहुत हद तक कमियां लाए। पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है सोसाइटी की, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी संप्रदाय से संबंधित हो, हर जगह ये प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ये समस्या आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगी। तो पूरी तरह से इसको खत्म कर पाना तो संभव है केवल समाज के द्वारा ही। मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग दहेज मांगते ही क्यों हैं, ठीक है, दहेज मांगते ही क्यों हैं। यद्यपि टेक्निकली देखा जाए तो अगर बिना मांगे स्वेच्छा से, प्रसन्नता से एक दूसरे को दिया जा रहा है, लड़के वाले लड़की वालों को दे रहे हैं, लड़की वाले लड़के वालों को दे रहे हैं, या वर वधू को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है बिना मांगे, बिना किसी डिमांड के, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत उसको दहेज की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उसको दहेज नहीं माना जाता। बट अगर डिमांड हो रही है तो डिमांड होते ही कोई भी सामान मांगा जा रहा है, मूल्यवान प्रतिभूति, कोई भी टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखे, मोटरसाइकिल, कार, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, प्लॉट, ठीक है, कुछ भी मांगा जा रहा है, तो मांग करके अगर लिया जा रहा है या उसकी मांग की जा रही है तो दहेज की श्रेणी में वो चीज आती है। ये बात आपको समझनी चाहिए। बल्कि जो अपनी बेटी दे रहा है, मैं सच बता रहा हूं, जो अपनी बेटी दे रहा है, जिसको बेटी है उसको पता होगा उसको बेटी से कितनी मोहब्बत होती है बाप को, और जब उन बेटियों के साथ में ऐसे अत्याचार होते हैं कुछ चंद रुपयों के सामान के लिए, तो वो चीज समझ में नहीं आती। दूसरा आदमी उसकी लड़की को ब्याह करके लेके जाता है, वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ करके जाती है। अब मैं ही बोलता हूं कि सारी गलतियां कई बार लड़कों की नहीं होती, लड़कियां भी बहुत बदमाश होती हैं, फैमिलीज भी बहुत बदमाश होती हैं। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो लड़की, अगर हम लड़की के संदर्भ में जाएं, लड़की अपने पति के घर जा रही है, उसके रिश्तों को अपने रिश्तों के रूप में
स्वीकार करती है, तो लड़के का भी धर्म बनता है, लड़के का फर्ज बनता है, लड़के के परिवार वालों का भी धर्म बनता है कि अपनी बेटी से भी बढ़कर उसको रखें, बहू ना मान करके उसको बेटी माने, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और वो जो लड़की वहां से जा रही है वो सास ससुर न मान के पति के नातेदारों को, रिश्तेदारों को अपने घर के ही व्यक्ति जाने। तो इन चीज पे ज्यादा बल होना चाहिए और ये सच्चरित्रता से ही समाज में चीजें आ सकती हैं। तो डॉवरी प्रोहिबिशन जो ऑफिसर है, इसकी जो धारा है वो सेक्शन 8B है, और आप बी से याद रख सकते हैं क्योंकि दहेज मृत्यु की धारा भी 403B है। क्या है? 403B या 403 ख है। तो 8B और 403B, आईपीसी 403B और आपका 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट करने का अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जिस भी राज्य में राज्य सरकार चाहती है कि हमारे यहां दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति हो, तो राज्य सरकार के पास अधिकार है, वो क्या कर सकती है? दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। संख्या कितने दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है? 1 की, 2 की, 10 की, 20 की, 1000 की, 10,000 की, तो जितने चाहे, है ना, स्टेट गवर्नमेंट जितने चाहे, वो चाहती है एक जिले में 1 ही हो, वो चाहती है एक जिले में 20 हो, तो जितने वो चाहे आवश्यकता के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति वहां पर की जा सकती है। ये छूट दी गई है सेक्शन 8B के तहत राज्य सरकार को। ये बात आपको यहां पर जाननी और समझनी चाहिए। अब बात करें कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी जब नियुक्त हो जाएगा तो वह काम क्या क्या करेगा, है ना, वो क्या काम करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो जाएगा और बात करवाएगा कि भाई हाँ तुम्हारा दहेज का क्या सीन चल रहा है, वो 2 लाख मांग रहा है यार, 10,000 में काम निपटा दो। वो सेटलमेंट नहीं कराएगा, उसके कुछ काम होंगे, उसकी कुछ शक्तियां होंगी। पहला उसका जो कार्य है ना, वो कार्य है इसका दहेज लेने व देने के दुष्प्रेरण को रोकना। ठीक है, दुष्प्रेरण, देखो यहां पर दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत। तो दहेज लेना और देना दोनों प्रकार के अपराधों को रोकने का जो दोनों प्रकार के जो अपराध हैं उनको रोकने का प्रयास करेगा। साथ में दुष्प्रेरण है, जो दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है, देखो दहेज जो जैसी चीज है ना, ये दुष्प्रेरण से ही शुरू होती है। दुष्प्रेरण का मतलब है अबेटमेंट, उकसाना, कि लड़की वालों को जाके बिचौलिया बोल देगा कि भाई ये लड़का अच्छी जॉब पे है तो तुम इसको गाड़ी दे दो, इसको बाइक दे दो, इसको मकान दे दो, दुकान दे दो, बंगला दे दो। ठीक है, और दूसरी तरफ भी बोल सकता है कि वो तुम्हारे लिए इतना दे रहे हैं तो तुम उसकी लड़की के लिए इतना कर लो, है ना। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो क्या होगा, आपका दुष्प्रेरण जो करता है, इस दुष्प्रेरण को रोकने का प्रयास ही करना है, इस अबेटमेंट को रोकने का प्रयास करना है दहेज लेने और देने के, ये पहला काम है। दूसरी बात है, दहेज की अगर मांग उठ रही है ना, उसको पता लग रहा है किसी घर में, किसी परिवार में दहेज की लगातार मांग हो रही है, तो उन मांगों को, चाहे वो 1 परिवार की है, चाहे वो 10 परिवार की है, चाहे वो 10,000 परिवार की है, तो उन मांगों को यथासंभव रोकना। यथासंभव का मतलब यहां पर यथासंभव शब्द लगा दिया गया है कि जितना पॉसिबल हो सके, है ना, जितना ही पॉसिबल हो सके उनको जाकर के वहां रोके। क्योंकि एक बात है, अब मांग क्या पता किस घर में किस टाइम कब हो जाए, तो एक अधिकारी अगर वहां पर है तो उसको सब चीजों का थोड़ा ही पता लगेगा। बट यथासंभव लगाने के पीछे कारण यह है कि जितनी भी हो सके, जो भी हो सके, उस मांग को वो रोके, ये बात ध्यान रखना है। और तीसरा कार्य है, इस एक्ट के अंतर्गत जो भी उपबंध हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, उनका पालन करना, उनका पालन कराना, ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी का धर्म है, ये उसका कार्य है। ठीक है, अब देखो यहां पर आईपीसी की एक धारा है, यद्यपि आईपीसी की धाराओं में चेंजेस हो रहे हैं, उसका ड्राफ्ट पेश किया जा चुका है, अभी उस पर विचार विमर्श होगा, संशोधन होगा, जो भी कुछ होना होगा वो तब आएगा, बाकी हम उसको बाद में पढ़ेंगे। बट अगर हम पुरानी आईपीसी की बात करें तो केवल धाराओं का ही परिवर्तन होगा, कॉन्सेप्ट का परिवर्तन जहां तक होगा तो नहीं चेंज होगा। तो धारा 304B में, है ना, धारा 304B में क्या है, आपकी दहेज मृत्यु है। दहेज मृत्यु किसको कहते हैं? देखो मृत्यु का मतलब तो मरना होता है, और दहेज जो शब्द यहां पर लग गया है, दहेज का शब्द लगने से यहां पर ये ऐसी मृत्यु जिसका कारण दहेज हो, है ना, एक ऐसी मृत्यु जिसका कारण दहेज हो। तो दहेज मृत्यु किसको माना जाता है? पहली बात तो दहेज मृत्यु वही मृत्यु मानी जाएगी जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर होगी। कितनी? 7 वर्ष के भीतर। यानी कि आप मानो कि किसी लड़की का विवाह 2010 में हुआ और लगातार उसको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, कंप्लेंट्स हो रही हैं, लगातार समस्या आ रही है, लगातार वो अपने घर बात कर रही है, बेचारी परेशान है, और उसकी मृत्यु हो गई 2014 में। ठीक है, और कैसे कारणों से हुई? अप्राकृतिक कारणों से हुई। यानी कि देखने में ऐसा लग रहा है कि उसको मारा पीटा गया है, या उसको भूखा रखा गया है, या उसको फांसी लगा दी गई है, या उसको आग
में छोड़ दिया गया है या उसको जहर पिला दिया गया है, ऐसा अगर कुछ हो रहा है, अप्राकृतिक कारणों से वो उसकी मृत्यु लगती है, ऐसा नहीं है कि भाई उसके साथ दहेज के अत्याचार तो हो रहे थे पर उसको डेंगू का बुखार आया, वो मर गई तो दहेज मृत्यु में चला जाएगा, नहीं। ये संशोधन का, ये जांच का एक विषय है कि अप्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु का होना चाहिए, है ना। और कितने टाइम में? विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए, तो माना जाएगा कि वह दहेज मृत्यु है। फिर वो लंबा चौड़ा केस चलता है, बड़ा भयंकर वो केस चलता है, ये हत्या के बराबर ही है, ये हत्या के तुल्य ही है, तो इसमें सजा भी उसी तरह की होती है। अब देखो यहां पर क्या है, 2014 में मर गई, इन्हीं सब कंडीशन से विवाह, ये वाला विवाह का 7 वर्ष के भीतर वाली कंडीशन भी वहां पर रही और वहां पर अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु भी रही, है ना। ये दोनों ही चीजें वहां पर हमको दिखाई दे रही है, तो वो दहेज मृत्यु मान ली जाएगी। बट अब एक चीज आपको यहां ध्यान देनी है कि 2010 में विवाह हुआ और लगातार दहेज की मांग है, लगातार दहेज के लिए उसको परेशान किया जा रहा है और अप्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई कब? सन 2020 में। तो इस कंडीशन के अंतर्गत ये नहीं आएगी, तब इसको दहेज मृत्यु नहीं माना जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। तो नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात यहां पे करते हैं। नियम बनाने, ये सेक्शन 9 है, ठीक है। मैं इधर से हटा के लिख देता हूं, ये थोड़ा ज्यादा जूम हो रहा है शायद बोर्ड पे। सेक्शन 9 देखो, ज्यादातर क्या होता है कि इंडिया में ज्यादातर जो नियम बनाए जाते हैं वो सब संसद के माध्यम से बनाए जाते हैं। कोई भी एक्ट है वो संसद के माध्यम से बनाया जाता है। तो ज्यादातर जो अधिकार किसी भी एक्ट में बदलाव करने का, फेरबदल करने का, शक्तियों को बढ़ाने घटाने का अधिकार होता है, वह केंद्र सरकार के पास ही होता है। और सेक्शन 9 भी इसी बात को बोल रहा है कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? तो कुछ शक्तियों को छोड़ करके समस्त शक्तियां, नियम बनाने की समस्त शक्तियां किसके पास होंगी? तो नियम बनाने की समस्त शक्तियां आपकी केंद्र सरकार के पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। मेजर चेंजेस, मेजर रूल फॉर्मेशन कुछ भी करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। बट सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 क्या कहता है? वो जो कुछ है, अब वो कुछ कौन सी है? कुछ शक्तियों को छोड़कर अब ये कुछ जो शक्तियां हैं ये कौन सी हैं? ये वो शक्तियां हैं जो राज्य सरकार के पास हैं और इनका जिक्र धारा 10 में किया गया है। और ये वही शक्ति है मित्रों जो हमने सेक्शन 8B में पढ़ी है, यानी दहेज प्रतिषेध अधिकारी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी यानी डॉवरी प्रोहिबिशन जो ऑफिसर है उसकी नियुक्ति संबंधी शक्ति, यानी कि उसकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना होकर के सेक्शन 10 में वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ये बात कही जा रही है ना। और सेक्शन 8B में राज्य सरकार के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है। साथ में यदि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई चीजें काबू में नहीं आ रही हैं, है ना, या चीजें ज्यादा टाइट हो रही हैं, दहेज संबंधी मामले ज्यादा टाइट हो रहे हैं, या हमको और अच्छा कानून बनाने की आवश्यकता है, तो दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की शक्तियों में फेरबदल करने की शक्ति भी किसके पास है? आपकी राज्य सरकार के पास है। किसके पास है? राज्य सरकार के पास आपकी ये शक्ति है। तो ये हमारा जो पूरा एक्ट है, ये हमारा एक्ट यहां पर पूरा हो गया। फालतू समय हम खराब नहीं करेंगे, कम से कम समय में बेहतर चीज आप तक पहुंचाएंगे। ये एक्ट पूरा हो गया। कल इस एक्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा और हम लाइव एक टेस्ट करने का प्रयास करेंगे। 7 बजे कल आप लोग लाइव तैयार रहना। 7 बजे तो नहीं, थोड़ा आगे पीछे टाइम करना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा आपको, तो आप जैसे भी रहेगा तो देखिएगा। साथ में राम जी की पाठशाला का एक प्रॉपर बैच भी चल रहा है, मात्र 200 रुपए के मूल्य पर, मात्र 200 रुपए के मूल्य पर आप वो पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। मूल विधि का जो क्रम से चल रहा है उसमें नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाएंगे और उसमें मूल विधि के साथ में आपका संविधान भी है। क्या है? मूल विधि प्लस संविधान भी है, तो वो ले सकते हैं आप और उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। वो राम जी की पाठशाला के एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला में। हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।